My dear student, today once again we are going to consider some more literary devices, forms and movements. 134 questions we have already discussed. Now we are starting from 135. Question number 135. Literally the Gothic romance means. Gothic romance का शाब्दिक अर्थ होता है, पूछा जा रहा है तो द नॉवेल रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज, द नॉवेल ऑफ आइडिया, द नॉवेल ऑफ टेरर, द नॉवेल, जो नॉवेल ऑफ टेरर है उसको गोथिक नॉवेल या गोथिक रोमांस कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी, द नॉवेल ऑफ टेरर। इसके पश्चात हु इज कैरेक्टरिस्टिकली नोन एज ए रियलिस्टिक रोमांटिस्ट। तो रियलिस्टिक रोमांटिस्ट में यथार्थवादी जो सच्चावाद की कविता है वो वाल्टर स्कॉट को माना जाता है, जो हिस्टोरिकल नावल का भी प्रवर्तक है। इसके बाद द टर्म लेक स्कूल वाज परस्यूड डिराइजिवली इन द, ये पूछा जा रहा है किस रिव्यू में, किस जर्नल में, किस प्रकाशन में। तो जर्म जो है ये भी एक क्वार्टरली रिव्यू है, पंच भी है क्वार्टरली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू स्वयं ये है, और एडिनबर्ग का रिव्यू जो 1802 में एडिनबर्ग रिव्यू जर्नल प्रकाशित हुआ, उसमें लेक स्कूल को डिराइजिवली एक उसका उपहास किया गया है लेक स्कूल का। तो इसलिए इसका उत्तर एडिनबर्ग रिव्यू 1802 में इसका जो आंसर है वो एडिनबर्ग रिव्यू डी होगा। क्वेश्चन नंबर 138. Who defines romanticism as the addition of curiosity to the desire of beauty? तो थॉमस ग्रे, वाल्टर पेटर, विलियम कॉपर, जॉर्ज क्रेबे। तो मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि वाल्टर पेटर जो थे, जो एस्थेटिक्स के भी ग्रुप में थे, एज एस्थेटिसिज्म के प्रवर्तन के रूप में, सौंदर्यवाद के। वाल्टर पेटर जो हैं वो कहते हैं द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी, इसलिए इसका आंसर होगा वाल्टर पेटर। क्वेश्चन नंबर 139. विच क्रिटिकल वर्क हैज जस्टली बीन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। तो मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म कहा गया है 1798 में, जो कोलैबोरेटिव रचना थी विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा लिरिकल बैलेड्स डी 1798 की। इसके पश्चात ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज द मोस्ट नोटवर्दी एडवांस इन। तो जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या जो कैथोलिक रिवाइवल मूवमेंट या रिलीजियस मूवमेंट था 1830 के दशक का 1833 में शुरू हुआ, उसमें कार्डिनल न्यूमैन के युग में नेतृत्व में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। फिर कहता है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ए कैथोलिक रिवाइवल। अभी अभी चर्चा की थी, इसको कैथोलिक रिवाइवल भी कहते हैं। उसके पश्चात 142 द रैफेलाइट मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। तो इसका इनिशिएशन D.G. रॉसेटी ने शुरू किया था, इसलिए इसका आंसर होगा D.G. रॉसेटी। इसके पश्चात द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्ली विक्टोरियन एज। तो अर्ली विक्टोरियन एज में 4 ऑप्शन: द फेथ इन साइंस एंड रिलीजन, द फेथ इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, द फेथ इन द रियलिटी ऑफ प्रोग्रेस, द फेथ इन स्केप्टिसिज्म। तो जो विक्टोरियन एज है उसमें आपको मैंने चर्चा की थी कि जो विक्टोरियन एज है उसमें एक प्रगतिवादी युग की बात थी, तो उस दृष्टि से प्रगतिवाद के लिए आया। तो इसमें द फेथ इन रियलिटी ऑफ प्रोग्रेस। इसके पश्चात 144 विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन एज द लीडर्स ऑफ सेल्टिक मूवमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें गैविन डफी, डगलस हाइड,
स्टॉपफोर्ड ब्रूक, ये सेल्टिक मूवमेंट, ये आयरिश के पोइट और राइटर्स का एक जो है ग्रुप है, जिसमें ग्रेवन, डफी, डगलस हाइट और स्टॉपफोर्ड ब्रूक शामिल थे। और इन लोगों ने जो कविताएं लिखी वो वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, यहाँ के कवियों का एक दल था। इन लोगों ने मिलकर के जो कविता लिखी उसको सेल्टिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कि द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, तो कई बार आया, जो विचारों का नाटक है उसी को हम प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके जीवी शाह प्रवर्तक हैं प्रॉब्लम प्ले। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर जो प्ले लिखा गया उसका समाधान नहीं दिया जाता, समाधान पाठकों पर छोड़ दिया जाता है। और इसको जीवी शाह इसका प्रवर्तक है इंग्लिश लिटरेचर में, इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या होता है? सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 146, चूज ए करेक्ट ग्रुप ऑफ राइट बिलोंग टू द राइमर्स क्लब। तो राइमर्स क्लब में डब्ल्यू ईट्स, अर्नेस्ट डाउसन, लायनल जॉनसन ये आया। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो आयरिश पोएट डब्ल्यू ईट्स है ये इसका प्रवर्तक था, और अर्नेस्ट राइच इन लोगों ने 1890 में, आपको बताना चाहेंगे कि ये 1890 में यानी 19वीं शताब्दी के लेट जो 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी तक एक राइमर्स क्लब था। और इसमें जो है ऐसी कविताओं की बात की गई जैसे डब्ल्यू ईट्स का द लेक ऑफ आइजल इनिस्प्री जो कविता है उसमें बताया गया है कि शांति प्रकृति की गोद में मिल सकती है। और इससे ये पता लगता है कि जो राइमर्स क्लब है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और राइमर्स क्लब की भूमिका इसलिए भी है कि ग्रुप ऑफ पोएट्स राइटर्स इसमें शामिल थे, और ये एंथोलॉजी जो काव्य संकलन करते थे राइमर्स क्लब के लोग, जिसमें डब्ल्यू ईट्स, अर्नेस्ट डाउसन, लायनल जॉनसन और अर्नेस्ट राइच जिनकी हम लोगों ने अभी बात की, तो ये 1819 का एक क्लब, एक संगठन था जिसके प्रवर्तक डब्ल्यू राइट्स और अर्नेस्ट राइस थे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 147, हु हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न बायोग्राफी। आधुनिक जीवनी के जो थे वो मॉडर्न बायोग्राफी के लिटन स्ट्रेचे थे। देखिए, आपने शुरू में चर्चा मैंने की थी कि द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन जो जेम्स बोसवेल ने लिखी थी 1791 में, वो पहली इंग्लिश में एक मॉडर्न बायोग्राफी के उसमें बायोग्राफी राइटिंग में पहली मानी जाती है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न बायोग्राफी लिटन स्ट्रेची कौन कहे जाते हैं? लिटन स्ट्रेची। सभी लोग नोट कर ले और इसको दिमाग में भी बैठा ले बार बार पढ़ करके कि लिटन स्ट्रेची जो इसके थे वो प्रवर्तक थे, फाउंडर थे। और मैंने आपको बताया कि मॉडर्न बायोग्राफी में इंग्लिश में सबसे पहले 1791 में जेम्स बोसवेल ने जो है ये मॉडर्न बायोग्राफी लिखा था, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। द मॉडर्न पोएट्री इज वेरी मच इंस्पायर्ड। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो आधुनिक कविता है वो कार्ल मार्क्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। किससे प्रभावित है? कार्ल मार्क्स। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149, एज इज एक्सेप्टेड द रियल एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म। तो अति यथार्थवाद जिसमें रियलिज्म और फैंटेसी दोनों का मिश्रण होता है, यानी यथार्थ भी और कल्पनाशीलता भी है। ये सर हर्बर्ट रीड इसके सबसे ज़्यादा वो थे, उन्होंने ही इसके बारे में वकालत की और बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया इसके प्रचार प्रसार में। अब
क्वेश्चन है हु क्वाइंड द एक्सप्रेशन स्ट्रीम ऑफ थॉट। तो विलियम जेम्स, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, विलियम जेम्स को माना जाता है। और यही बाद में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आपको बताया था, जेम्स जॉयसे और वर्जीनिया वुल्फ, इन लोगों ने इसको इंग्लिश साहित्य में बढ़ावा दिया। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर विलियम जेम्स, फेमस वेल नोन साइकोलॉजिस्ट। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 151, विच टर्म इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश मेड बाय एन ऑथर ऑफ हिज ओन वर्ड्स इन हिज मदर टंग। उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अगर अपनी मातृभाषा में बनाया। इसलिए इसका सिंपली आंसर है बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 152, विच टर्म इज यूज्ड टू डिनोट ओरिजिनल लिटरेरी क्रिएशन इन द लैंग्वेज बाय इंडियंस। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको इंडो एंग्लियन जो था, ये ओरिजिनल लिटरेरी क्रिएशन इंग्लिश लैंग्वेज में बाय इंडियंस, उसको इंडो एंग्लियन के नाम से जानते हैं। सिंपल आंसर है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज क्लासिफाइड एज ए पिक्रेस्क्यू नावल। तो पिक्रेस्क्यू नावल के रूप में सबसे पहले सलमा रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन, तो इसको कहते हैं पिक्रेस्क्यू नावल में, जो इस कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्या होगा? इसका एप्रोप्रिएट आंसर है ए। कौन सा है? ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 154, ए पीस ऑफ लिटरेचर कैन बी प्रेजेंटेड इन प्योर नैरेटिव आर बाय मीन्स ऑफ इमिटेशन आर इन बोथ वेज, हु हेल्ड दिस व्यू। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्लेटो है, उसने पीस ऑफ लिटरेचर कैन बी प्रेजेंटेड इन प्योर नैरेटिव, विशुद्ध नैरेटिव अथवा अनुकरण के अर्थ के द्वारा, या दोनों में, यानी प्योर नैरेशन और इमिटेशन दोनों का मिश्रण। ये बात प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान प्लेटो ने कहा था। किसने कहा था? प्लेटो ने। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज इस सीरीज का, जो आज के क्रम में, हुई इज कॉल्ड द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक लॉन्गिनस को कहा गया है। किसको कहा गया है? लॉन्गिनस को। उसको प्रथम रोमांटिक क्रिटिक कहते हैं, समालोचक के रूप में। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस नियर अबाउट 20-20 क्वेश्चंस लगभग हो गए, क्योंकि हम लोगों ने 135 से शुरू किया और ये 155। इस प्रकार से क्वेश्चन आज लगभग 20 क्वेश्चन और हुए। इसी सीरीज में जो शेष क्वेश्चन लगभग 100 और बचे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोज में। होपफुली इफ यू आर फॉर्मली डिटरमाइंड रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर TGT एज वेल PGT, you must recoup your knowledge, particularly in preparation for literary terms, forms and movement. It will be very, very beneficial regarding your preparation. Thank you very